तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी होगी, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 1,00,000 रुपए कमा रहा है। तो हर कोई जो अलग अलग अमाउंट कमा रहा है उसके हिसाब से उसे क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। जनरली लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उन्होंने देखा कि यार मेरा भाई है ना, वो उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है या इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो उसको कॉपी कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है आपका वो भाई 1,50,000 रुपये महीना कमा रहा हो और आप 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तो दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं है ना, तो फिर इन्वेस्टमेंट का तरीका भी सेम नहीं होगा। तो देखो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपने अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने चाहिए और यही सब कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब सबसे पहले ना एक बेसिक सिनेरियो लेके चलते हैं। देखिए, हो सकता है कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो 30,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो या फिर 20,000 कमा रहे हो, या हो सकता है 10,000 रुपए कमा रहे हो। लेकिन मैं एक बेस सिनेरियो लेके चल रहा हूं जो कि 25,000 रुपए का है। अगर आप आसपास हैं तो आप सेम तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो थोड़ा बहुत वेरिएशन मैं आपको आगे बताता हुआ चलूंगा, तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो अब देखो, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 25,000 रुपए महीना कमा रहे हो ना, तो आपको कम से कम अपनी सैलरी का 20% यानी 5,000 रुपए महीना तो बचाना ही चाहिए। अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो आप ज्यादा बचा भी सकते हैं, और अगर आप कम कमाते हैं तब भी कोशिश करो कि अपनी सैलरी का जो भी अमाउंट है उसका 20% बचाओ। और अगर आपकी सैलरी बहुत ही कम है, 5,000, 7,000, 8,000 रुपए कमा रहे हो, तो देखो, इस सैलरी से आप अपनी लाइफ तो नहीं चला सकते। आपको सबसे पहले अपनी सैलरी बढ़ाने की जरूरत है, तो पहले फिर सैलरी बढ़ाने पे फोकस करो। लेकिन अभी भी जो भी अमाउंट है उसका 20% बचाने की कोशिश करो। और हम एग्जाम्पल 25,000 रुपए का लेके चल रहे हैं, जिसका 20% होता है 5,000 रुपए महीना। तो अगर मान लेते हैं कि आप 5,000 रुपए महीना हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और उस जगह पर आपको मिल जाते हैं 13% के रिटर्न्स। अब ये सिर्फ मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, और कहां पे ये 13% के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल आगे बताऊंगा। तो कोई हवाई बातें इस वीडियो में नहीं होने वाली हैं। तो आपको 13% के रिटर्न्स मिल जाते हैं और आप अगले 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने 5,000 रुपए। वैसे मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि आप हर महीने 10 साल बाद भी 5,000 ही इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आज आप 25,000 कमा रहे हैं तो 10 साल बाद आप 1,00,000 कमा रहे होंगे या 1,50,000 रुपए कमा रहे होंगे। तो उस टाइम पर भी आप सिर्फ 5,000 तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप उस टाइम पर अपनी सैलरी का जो भी 20% होगा, कम से कम 20% तो इन्वेस्ट करेंगे ही। तो हो सकता है आप उस टाइम पर 20,000 रुपए या 25,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपका जो अमाउंट होगा वो बहुत बड़ा हो सकता है। और इन्फ्लेशन भी, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है, तो महंगाई के हिसाब से भी, क्योंकि आपकी सैलरी भी बढ़ेगी तो आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे, तो उसको हम यहाँ पर एडजस्ट करते हुए चल रहे हैं। तो आप मान लेते हैं 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 13% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 10 साल के लिए। तो आप 10 साल में 6,00,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और इसके ऊपर आपको 6,33,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा अगले 10 साल में। तो टोटल इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 12,33,000 रुपए। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये जो 10 साल था ना, इसको बढ़ा के हम कर देते हैं 15 साल। अब 15 साल में आपके जो 6,00,000 रुपए थे वो 12,00,000 के आसपास बने थे। बट इस जगह पे अगर आपने सिर्फ 5 साल बढ़ाए हैं तो ये जो अमाउंट है, आपने इन्वेस्टमेंट की 9,00,000 रुपए की, लेकिन उसके ऊपर आपको 18,00,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया और ये बन गए 27,00,000 रुपए। अब सोचो कि अगर आप 13 की जगह पे 15% का इंटरेस्ट रेट कमा पाए, तो अब इस जगह पे ये जो अमाउंट होगा वो 33,00,000 रुपए बन जाएगा। और 15% भी कमाया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें लेके नहीं चल रहा हूँ जो हो ना पाए, जो हो सकती है वही बात कर रहा हूँ। मान लीजिए 15 साल आपने इन्वेस्ट किया 15% की रेट पे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 20 साल में ये अमाउंट कितना होगा। तो देखिए, सिर्फ हमने 5 साल और बढ़ाए हैं और अब ये अमाउंट हो चुका है 75 लाख रुपीज़। और ध्यान दीजिए कि हम सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 20 साल तक, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होगा। अगर मैं एवरेज में मान के चलूँ ना, तो आपकी सैलरी आज अगर 25,000 रुपए है तो 15 या 20 साल में आप 1,00,000 रुपए तो कम से कम पहुंच ही जाएंगे। तो उस केस के हिसाब से शायद ये अमाउंट जो आप आज इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, ये 1.5 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ भी हो सकता है। बट फिर भी चलो, सिर्फ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो हम मानते हैं कि आप 5,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये जो अमाउंट हो जाता है वो 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस केस में आपने टोटल सिर्फ 15,00,000 रुपए ही अपनी जेब से दिए होंगे, लेकिन वो 15,00,000 रुपए की वैल्यू पता है क्या हो गई होगी? वो हुई होगी 1.64 करोड़ रुपीस। फिर से क्लियर कर दूं कि इन्फ्लेशन की वजह से उस टाइम पर ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपकी सैलरी भी बड़ी होगी, तो आपने इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा की होगी और प्रैक्टिकली आपने शायद 4 या 5 करोड़ रुपए बना लिए होंगे। अब ध्यान रखना कि 5,000 रुपए 15% के रेट पे 25 साल में जाके बन रहे हैं
1.64 करोड़ रुपीस। तो एक बार फाइनली 30 साल भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे 25 से मैंने इसको चेंज करके कर दिया है 30 ईयर्स, और सीधा सीधा ये जो अमाउंट है वो बन गया है 3.5 करोड़ रुपए। और ये सब हो रहा है कंपाउंडिंग की वजह से, क्योंकि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हर साल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और इस वजह से जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, जिस वजह से ये अमाउंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब देखो ये रिटर्न्स वगैरह तो आपने देख लिए और आपको लग रहा होगा कि अरे 30 साल 35 साल कुछ भी डाल दो, क्या ही फर्क पड़ जाता है और कुछ भी अमाउंट बता दो। तो देखो कैलकुलेशन करके तो बिल्कुल सही अमाउंट बताया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार इतने परसेंट का इंटरेस्ट रेट मुझे मिलेगा कहां, और मिलेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूं कहां पर। तो अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपको मिलेगा कहां पे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और इसमें भी सबसे पहले मैं बात करूंगा बिल्कुल सेफेस्ट तरीके की, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आप सैलरी से पैसा कमा रहे हो और आप चाहोगे कि आपका पैसा ज्यादातर केस में सेफ रहे। रेयरेस्ट केस में तो कुछ भी हो सकता है। एफडी के केस में भी आपको पता ही है कि सारा पैसा जो आपने एफडी में रखा है वो सेफ नहीं है, सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही सेफ है, लेकिन बैंक्स ऑलमोस्ट सेफ रहते हैं। तो हम भी बात करेंगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा सेफ्टी मिल रही हो। तो देखिए स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, या ऐसी कोई भी जगह जहां पे बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, उसमें सबसे सेफेस्ट होता है एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है, जैसे अगर आपने इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी एक इंडेक्स है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है। तो अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट की जो सबसे बड़ी 50 कंपनी है ना, उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो भी आज अभी जो बड़ी हैं वो तो ठीक है, लेकिन हर 6 महीने में इसमें रीशफल होता रहता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो वो इंडेक्स से हट जाती है, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो इंडेक्स में आ जाती है। तो अगले 5 साल में, 10 साल में कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी ये हमें नहीं पता, लेकिन ये जो इंडेक्स है, क्योंकि इसमें अच्छी कंपनीज आती जाएंगी, खराब कंपनीज हटती जाएंगी, तो इंडेक्स हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर इंडिया आगे बढ़ेगा तो हमारे स्टॉक मार्केट्स भी ग्रो करेंगे, और अगर हमारे स्टॉक मार्केट्स ग्रो करेंगे तो क्योंकि आपने बेसिकली स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाया है, जब आप एक इंडेक्स में लगा रहे हैं तो आपका जो पैसा होगा उसने भी ग्रो करना ही है। मतलब सबसे ज्यादा सेफ इसी को माना जाता है। तो अगर हम निफ्टी के इंडेक्स फंड की बात करें तो इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। देखो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप किसी भी इंडेक्स फंड में डाल सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज्यादा होता नहीं है। तो आप किसी भी निफ्टी के इंडेक्स फंड में पैसे डाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए निफ्टी का एक इंडेक्स फंड है निफ्टी 20, हम उसको सर्च करते हैं और उसने देखते हैं कि उसने कितने रिटर्न्स दिए हैं पिछले 10 साल में। तो यहाँ पर निफ्टी 20 मैंने सर्च कर लिया है, ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो आप इसे डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय कर पाएंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पिछले 5 साल में इस फंड ने 111% के रिटर्न्स दिए हैं। अब 5 साल में 111% के दिए, तो ये अच्छा है या बुरा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें देखने होते हैं CAGR रिटर्न्स। तो आप देख सकते हैं कि इसने पिछले 5 साल में 16% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं। कहाँ मैं 12-13% का एग्जाम्पल लेके चल रहा था, मैक्सिमम 15% का एग्जाम्पल लेके चल रहा था, लेकिन इसने 16% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम ऑल टाइम का देखेंगे तो इसने 15.7% के रिटर्न्स दिए हैं। और ऑल टाइम में कितना लंबे टाइम की बात चल रही है वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंड है ये 2002 में शुरू हुआ था, यानी ऑलरेडी 22 साल हो चुके हैं, और ऐसे टाइम में भी इसने 15% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कुछ आपको ज्यादा पता नहीं है, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं क्योंकि आप जॉब करते हैं, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। चाहे किसी का भी इंडेक्स फंड होगा वो आपको बेटर रिटर्न्स देगा, बट कोशिश कीजिएगा कि जो बड़े इंडेक्स हैं जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, इन्हीं के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर जिन लोगों को पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है, तो उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। तो अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वो हमारा अफिलिएट लिंक है, लेकिन वो हमें हेल्प करता है इस तरीके की अनबाइज्ड वीडियो बनाने के लिए। अब ये तो हमने मैक्सिमम सेफ्टी की बात की थी। अगर आप उनमें से हैं जो थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तब आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखो लार्ज कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें जो फंड मैनेजर होता है वो ज्यादातर जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज में डालते हैं, और वो अपने स्किल्स एंड नॉलेज के थ्रू उन स्टॉक्स को बार बार चेंज करते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली आपको बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और ये रिटर्न्स कई बार 17-18% भी जा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी आपको 12-15% के, 16-17% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। और ध्यान रखिए कि अगर 1% भी ज्यादा मैं बोल रहा हूं ना, तो वो 1% जो होगा वो आज आपको दिखाई नहीं देगा,
लेकिन 10 साल या 15 साल या 20 साल में देखेंगे तो वो जो 1% होगा वो कुछ केसेस में 30-40 लाख 50 लाख का भी फर्क लाके आ सकता है। और अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो करोड़ों का भी डिफरेंस आ सकता है। तो 1% को इग्नोर मत कीजिएगा। और एक और चीज क्लियर कर दूं कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था इंडेक्स फंड का, उसने पिछले 22 साल में 15% के रिटर्न दिए हैं। जरूरी नहीं है कि अगले 22 साल में भी वो 15% के CAGR से ही रिटर्न देगा, 16-17 भी दे सकता है, 12-13 भी दे सकता है, और कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट है, रिस्क तो वहां पे रहता ही है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब हम एक लार्ज कैप फंड की बात करते हैं, और एग्जांपल के लिए कोई भी लार्ज कैप फंड दिखा रहा हूं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं, तो समझिए। तो यहां पर हम देखते हैं SBI लार्ज कैप फंड। तो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड दिख रहा है, तो चलिए एक्सिस का देख लेते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड है एक, जो लार्ज कैप फंड है। तो यहां पर मैंने एक्सिस का ब्लू चिप फंड सर्च मारा है, तो यहां पर देखिए कि इसने पिछले 1 साल में 25% के रिटर्न्स दिए हैं, पिछले 3 साल में 13.3% के रिटर्न्स दिए हैं, 5 साल में 15.7%, और ऑल टाइम अगर देखें तो इसने भी 15% के रिटर्न्स दिए हैं, 15.3% के। यानी जो एग्जांपल में लेके चल रहा था वो प्रैक्टिकल है। तो ये था लार्ज कैप फंड। अब ऐसे ही मिड कैप फंड्स भी होते हैं जिनमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है और रिटर्न्स भी बढ़ जाते हैं। और उसके बाद आते हैं स्मॉल कैप फंड्स, जिनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और उनमें जो रिटर्न्स मिल सकते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए एक स्मॉल कैप फंड का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ SBI स्मॉल कैप फंड। तो SBI का स्मॉल कैप फंड हम देखने जा रहे हैं, ये है वो फंड। तो इसके अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसने पिछले 5 साल में 27% के रिटर्न्स दिए हैं, 3 साल में 24% के, पिछले 1 साल में 37% के, और अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न्स देख लें तो 26% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं आपको 26% के साथ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ना, तो जो वो अमाउंट 1.5-2.5 करोड़ आ रहा था ना, वो अमाउंट सीधा 10 से 12 करोड़ हो जाएगा। अब ये जो ऑल टाइम है वो कितना लंबा टाइम है, तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये जो फंड स्टार्ट हुआ था वो 2013 में स्टार्ट हुआ था। मतलब पिछले 11 साल में इस फंड ने हर साल एवरेज 26% के रिटर्न्स दिए हैं। अब सिर्फ थोड़े से परसेंट से कितना बड़ा डिफरेंस आता है ये समझाने के लिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अगर आप 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हैं और 25% के इंटरेस्ट रेट मिल जाते हैं, देखिए प्रैक्टिकली बहुत रेयर केस में मिलेंगे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और आप 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप टोटल सिर्फ 15 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन वो जो 15 लाख रुपए होंगे ना, वो 11.87 करोड़ रुपीस हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ 5 साल और बढ़ा देते हो, यानी 30 साल तक अगर आपको ये % के रिटर्न्स मिल जाते हैं, तो वो जो अमाउंट होगा वो होगा 40 करोड़ रुपए। अब देखो, ये तो मैंने आपको अलग अलग तरीके के फंड बता दिए, लेकिन एक बेटर अप्रोच होता है कि आप सिर्फ एक ही फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, आप मल्टीपल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें। यानी अगर आपको ये 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करना है ना, तो वो सिर्फ एक फंड में इन्वेस्ट मत करो। 50% पैसा आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, 20-30% पैसा आपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और 20-30% पैसा आपने लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर दिया। इससे आपका जो पैसा होगा वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, जिससे आपका रिस्क कम होगा, और क्योंकि आपने स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर दिया तो आप ज्यादा रिटर्न्स भी अर्न कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका 80-90% पैसा बिल्कुल सेफ रहे और सिर्फ 20-30% पैसे पे आप अच्छा खासा रिस्क लेना चाहते हो, तो वहां पर आप अपना 80-90% जो पैसा है उसको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और बचा हुआ जो पैसा है वो आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर होता है। अब देखो, ये तो मैंने आपको म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दिया था, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी सैलरी 25,000 रुपए ही है और वो 5,000 रुपए पे अच्छा खासा रिस्क लेना चाहते हैं। तो उनके लिए बेटर ऑप्शन होता है डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो भी इक्विटी फंड में कर रहे हैं, तो वहां पर आपका पैसा भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट होना है, बस उसको फंड मैनेजर करता है और उस पर वो एक कट भी लेते हैं, जो कि होता है उनका एक्सपेंस रेशियो। बट अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आपने कौन से स्टॉक पे पैसा लगाना है, कब उस स्टॉक से पैसा निकालना है। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता ही नहीं है, फिर अंधा किसी से सुन सान के आपने स्टॉक खरीदना है, फिर तो देखो म्यूचुअल फंड से भी बुरे रिटर्न्स आप कमाओगे, या हो सकता है कि आप अपना नुकसान करवा लो। तो अगर आप थोड़ा बहुत सीखने के लिए तैयार हैं, खुद से थोड़ी बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, और वो हमारे YouTube चैनल में सब कुछ ऑलमोस्ट अवेलेबल है। अगर आप बहुत डिटेल में सीखना चाहते हो तो फिर हमने कोर्स भी बना रखा है, लेकिन अगर आप बेसिक नॉलेज लेना चाहते हो तो फिर हमारे YouTube चैनल में हमने सबसे पहले एक वीडियो बनाई है कि शेयर मार्केट में आप अपनी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है। इसमें से काफ़ी सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करोगे वहाँ पर भी नजर आएगी, तो वहाँ से आप सीख सकते हो।
सीखना हमेशा आपको कंटिन्यू रखना है अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो जब आप सीख लेते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे ही रखा है। तो अब जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और आपकी सैलरी 25,000 रुपए है, जिसमें से आप सिर्फ 20% यानी 5,000 इन्वेस्ट करने वाले हो, तो इस 5,000 रुपए से अगर आप सिर्फ एक स्टॉक खरीद के रख दोगे तो वो स्टॉक चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, क्योंकि 10 साल बाद क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। कोई भी अगर कह रहा है तो या तो फ्यूचर से आया है या फिर झूठ बोल रहा है। यानी ये जो 5,000 रुपए आपके हर महीने की कमाई है, आपने सिर्फ एक स्टॉक में नहीं डालनी है, ये आपको कई सारे स्टॉक्स में डालनी होगी। और मिनिमम हमारे अकॉर्डिंग आपके पास 12 स्टॉक्स तो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यार देखो, 5,000 रुपए से कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस ही 6,000, 7,000, 8,000 रुपए है, तो उस स्टॉक को तो आप खरीद ही नहीं पाएंगे। और कई सारे ऐसे स्टॉक है जिनकी प्राइस 1,000, 2,000 रुपए है, तो आप बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं खरीद पाएंगे। तो फिर अलग अलग कंपनी के 12 स्टॉक्स कैसे खरीदोगे? ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसका जो सबसे बेटर तरीका होता है वो होता है एक एक करके स्टॉक खरीदना। मतलब इस महीने आपने अपने 5,000 रुपए आपके पास हैं, आपको पता है आपके पास आने हैं, तो पूरे महीने अच्छे से रिसर्च करो, करेंटली मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक में करेक्शन आया है, इन सब चीजों पे ध्यान दो। और उसके बाद वो जो 5,000 रुपए हैं वो पहले महीने किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। अब आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए तो वो अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है, शॉर्ट टर्म में खराब भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन आपका जो विजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अब नेक्स्ट मंथ भी आपके पास 5,000 रुपए आएंगे, पूरे महीने अच्छे से रिसर्च करो, दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करो, ऐसे तीसरे में, चौथे में, और ऐसे आप जब पूरे एक साल तक हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग स्टॉक में, तो आपके पोर्टफोलियो में 12 स्टॉक्स होंगे और ऐसे आपका एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बन जाएगा एक साल के अंदर। अब नेक्स्ट ईयर से आप अपने पोर्टफोलियो में ये चेक करें कि कौन सा स्टॉक खराब परफॉर्म कर रहा है। आपको लगता है कि फ्यूचर भी इसका अच्छा नहीं है तो उस स्टॉक को हटा दो और उस पैसे से और आपका जो एक महीने में जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उससे दूसरा स्टॉक खरीद लो। फिर अगर कोई लग रहा है कि ये अच्छा स्टॉक है, ये बेटर परफॉर्म कर सकता है, तो उसमें 5,000 रुपए अगले साल के दोबारा से डाल दो और ऐसे अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ और उस पोर्टफोलियो में हर महीने 5,000 रुपए एक एक करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहो। इससे आपके पास 12 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो होगा, जिसमें से कुछ स्टॉक्स हो सकता है बहुत खराब परफॉर्म करे फ्यूचर में, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक जरूर होंगे अगर आपने अच्छे से रिसर्च की होगी जो कि बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे। और ऐसे अगर आपको नॉलेज है ना तो आप ओवरऑल बहुत अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो, आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी सैलरी अभी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस केस में सेफ्टी यहां पर भी होनी चाहिए। तो यहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो अगर आपने सारी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दी तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा ना वो बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा। मतलब या तो सीधा अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे या सीधा खराब रिटर्न्स मिलने लग जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने अपने पोर्टफोलियो में कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स रखने हैं, कुछ मिड कैप स्टॉक्स रखने हैं और कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स रखने हैं। और इसका जो रेशियो होना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 50 से 60%, क्योंकि आपको सेफ्टी चाहिए, वो लार्ज कैप होना चाहिए। 20 to 30% आप मिड कैप में रख सकते हैं और 10 to 20% अपने हिसाब से आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो आपने पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रखा है उससे आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा, और जो पैसा आपने मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है उससे आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ आएगी। तो इस तरीके से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन यहां पर अभी आप एक गलती कर रहे हो और इस एक गलती की वजह से आप कई साल तक मेहनत करके पैसा इकट्ठा करोगे और एक बारी में वो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। और वो गलती है इंश्योरेंस ना लेना। मैं बहुत बार बोल बोल के थक चुका हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उन्हें लगता है कि यार क्यों ही पैसा खर्च करना, क्यों ही इंश्योरेंस लेना, जो होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन समझो कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचा रहे हो, बहुत मेहनत से आप पैसा कमा रहे हो और वो पैसा आपने एफडी में रखा है, चाहे आपने इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर आपकी फैमिली में आपको या किसी को भी कोई हेल्थ इशू आ जाता है तो वहां पर आपके पास कोई चारा नहीं होगा अपना सारा पैसा देने के अलावा। और कई बार तो लोगों के ऊपर उधारी चढ़ जाती है और समझो हालत तो इतनी खराब है कि अब तो हॉस्पिटल के अंदर उन्हें भी पता है कि लोग ज्यादातर बिल नहीं भर सकते, तो उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर ही लोन वाले बिठा रखे हैं कि किश्तों में अब जिंदगी भर जो आप इन्वेस्ट करने वाले थे वो अब आप हॉस्पिटल में किश्तें भरते रहो। तो ये अगर आपको नहीं करना है तो इसके लिए सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट वगैरह होती रहेगी, सबसे पहले एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वो हमारा अफिलिएट लिंक है, लेकिन वही हमें हेल्प करता है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आप हमारे लिंक से अपना इंश्योरेंस बाय करेंगे, और वो भी मैं आपको पॉलिसी बाजार का लिंक दे रहा हूं जिससे हमारा मटेरियल कनेक्शन है, लेकिन वहां पे आप खुद से कंपेयर करके अपने लिए इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। और अगर आपको इंश्योरेंस बाय कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहां पर आपको
इंश्योरेंस का लिंक दिया गया है उसके नीचे ही हम अपनी एक वीडियो का भी लिंक देंगे, जिसको देखकर आप अपना इंश्योरेंस खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस तो करा लिया है, लेकिन देखो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस केस में अपना एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी जरूर करवा लेना। इससे अगर इन केस भगवान ऐसा ना करे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी फैमिली की बहुत हेल्प हो सकती है, तो इसको भी बिल्कुल मिस मत करना। ये लाइफ इंश्योरेंस होता है, और इसमें जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होते हैं ये सबसे सस्ते होते हैं। बाकी सारी स्कीम्स में किसी ना किसी तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जाता है, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो वो बेटर रहेगा। उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो 25,000 रुपए महीना की सैलरी से इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है ये आपको समझ आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट और इंश्योरेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।